नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। दूरदर्शन की इस कड़ी में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, आज बेहद खास यानी कि आज हम आपको जानकारी देंगे कि प्राकृतिक खेती में मोटे अनाज की क्या उपयोगिताएं हैं और साथ ही क्यों जरूरी है मछली पालन में बायोफ्लॉक विधि द्वारा। तो कार्यक्रम के पहले भाग यानी बढ़ते हैं पहले भाग की ओर, देखते हैं कृषि जगत की गतिविधियों को कृषि समाचार के माध्यम से। तो देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज के मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाएं किसान। हाइब्रिड नेपियर घास हरे चारे का बेहतर विकल्प। तुरंता और वैदेही प्रभेद से कम पानी में भी धान की अच्छी फसल। किसान भाइयों, राज्य में हर मौसम में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विभाग किसानों को हर संभव सहायता कर रहा है। मौसमी मार से किसानों को बचाने के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान के अलावा किसानों के बीज वितरण एवं सुखाड़ से निपटने के लिए डीजल अनुदान भी लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। चौथे कृषि रोड मैप में भी किसानों के हितों को सरकार सर्वोपरि महत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुपालक किसान भाइयों, पशुओं के लिए हरे चारे का महत्व काफ़ी अधिक है, लेकिन भीषण गर्मी के मौसम में हरे चारे की उपलब्धता काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में हाइब्रिड नेपियर घास हरे चारे का काफ़ी बेहतर विकल्प है। पशु पोषण के लिए हाइब्रिड नेपियर घास हरे चारे की कमी को बखूबी पूरा कर सकती है। इसे एक बार बोने से 4-5 वर्ष तक सफलतापूर्वक पशु चारा प्राप्त किया जा सकता है। ये घास मात्र 40 दिन में 4 से 5 फीट ऊंची हो जाती है। सुपाच्य होने के कारण पशु भी उसे बड़े चाव से खाते हैं। 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पानी की बढ़ती कमी को देखते हुए बूंद बूंद जल का उपयोग करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को देश पानी की बर्बादी को कम करते हुए हर खेत को पटवन के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने और कृषि कार्यों में जल का कुशल प्रबंधन करने के प्रति देश के तमाम किसानों को जागरूक करना है और अनुदान देकर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के व्यवहार के लिए किसानों को प्रेरित करना भी है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत खेत की फसलों को जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंच पाता है जितनी उन्हें अच्छी बढ़वाड़ के लिए जरूरत है। किसान भाइयों, धान की फसल भरपूर पानी खोजती है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के आविष्कारों ने धीरे धीरे कम पानी वाले क्षेत्रों में भी धान की सफल खेती के प्रभेद विकसित कर लिए हैं। तुरंता वैदेही धान के ऐसे ही उन्नत प्रभेद हैं जिनसे किसान भाई कम पानी में भी धान की अच्छी फसल ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू और प्याज के ताजा भाव कुछ इस प्रकार स्थिर देखे गए। लाल आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक वाला प्याज 1900 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आपके लिए मौसम का पूर्वानुमान। सूबे में पछुआ हवा का कहर लगातार जारी है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश भर में तेज गर्म हवा चलने की संभावना बरकरार है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा सफलता की नई कहानी और सरकार की कुछ अनूठी और अहम योजनाओं को और साथ ही मौसम संबंधी समाचार। अब वक्त है एक छोटे से विराम का, तो बने रहे हमारे साथ। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है।
मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है।
यूं तो सरकार की पहल के द्वारा मोटे अनाज को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान मिल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मोटे अनाज को 2023 के रूप में मनाया जा रहा है। तो जानेंगे कैसे कि मोटे अनाज की प्राकृतिक खेती कैसे करें हमारे कृषि विशेषज्ञ आशीष राय जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके समक्ष नई जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आपको खेती किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे मोटे अनाज पर कि मोटे अनाज की जो खेती है और जो प्राकृतिक रूप से हो रही है, तो प्राकृतिक रूप से खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं उसमें मोटे अनाज की क्या संभावनाएं हैं, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस खास और महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष राय, जो कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी में कार्यरत हैं। और इस खास विषय पर हम अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में डॉक्टर आशीष राय जी का स्वागत करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राकृतिक खेती जो है उसमें मोटे अनाज की क्या संभावनाएं हैं? नमस्कार किसान भाइयों, ये बहुत बढ़िया विषय है और समसामयिक विषय है। जैसा कि अपने देश में इस समय जिस तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किसान भाई पिछले कई दशकों से करते हुए चले आ रहे हैं आज़ादी के बाद से, लेकिन अभी समय ये आ गया है कि वो रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से हमारे मानव स्वास्थ्य पर और आसपास के पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको देखते हुए ही केंद्र सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो है ये प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम जो है अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के मध्य में उसका प्रशिक्षण शुरू किया है। और इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता आज के समय में ये है कि किसानों के बीच में एक भ्रम फैल गया है कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा जो है उपज कम हो जाएगा। मैं उनको एकदम आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ पे इस भ्रम से दूर निकलें और सबसे पहले दिमाग में ये लाएं कि प्राकृतिक खेती अपने परिवार के खाने भर के लिए करें। अगर उनके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो 5 एकड़ में 1 एकड़ अपने घर में खाने के लिए अनाज इकट्ठा करें और वो प्राकृतिक खेती के माध्यम से करें, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर जो है प्रतिकूल नहीं अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुरक्षित रहेंगी। जैसा कि सर आपने अभी जिक्र किया कि हमारी केंद्र की जो सरकार है वो भी लगातार प्रयत्नशील है इस क्षेत्र में कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, वो प्राकृतिक खेती में मोटे अनाज की प्राथमिकता उसको दें, ताकि मोटा जो अनाज है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल है और आने वाले समय की ये मांग भी है। तो सर, मोटे अनाज की जो खेती है प्राकृतिक रूप से, तो इसकी हमारे किसान भाई शुरुआत कैसे करें और इसके घटक कौन कौन से हैं? तो मोटा अनाज है, मोटा अनाज हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए कि ये कोई ऐसा अनाज नहीं है जो आज विकसित हुआ है। ये आप लोग आदिकाल से, अनादिकाल से, प्राचीन काल से आप लोग देखते आ रहे हैं। और कई ऐसे मोटे अनाज हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे भारतवर्ष में और एशिया में हुई है। जैसे आपका बाजरा है, कोदो है, सावा है, कौनी है, मड़ुआ है, रागी है। ये सब ऐसे मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं कि पहले जब हमारे खेती इतनी विकसित नहीं थी तो इसको जो है हम लोग करते थे अपने भारतवर्ष में। लेकिन आज़ादी के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर अनाज की जो उत्पादकता थी वो कम थी और हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या को खिलाने पिलाने के लिए उतनी ज़्यादा उत्पादन नहीं था। तो वो मोटे अनाज को हम लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे और हाइब्रिड की ओर चले गए। तो उसका असर ये हुआ कि आज हमारा स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा है। अब प्राकृतिक खेती से अगर हम लोग मोटे अनाज को जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोटा अनाज के लिए हमको सबसे पहले बारिश पे जो आधारित खेती है उस पर हम लोग करते हैं, जैसे खरीफ के सीज़न में। और इसमें अगर 400 से 500 मिलीमीटर बारिश भी होती है, 150 से 200 मिलीमीटर भी बारिश होती है, तो उस पर हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया होती है, तो हम लोगों को जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का लोड है वो कम हो सकता है। तीसरा सबसे बढ़िया उदाहरण इसका ये है प्राकृतिक खेती के साथ करने का कि हम लोग गौ आधारित जो खेती करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग कैंपेन चला रहे हैं प्राकृतिक खेती का, उसमें हम लोग जीवामृत, बीजामृत, घनामृत और ये आपका आच्छादन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो प्राकृतिक खेती के महत्वपूर्ण घटक हैं। इससे हम लोग अगर मिलेट्स को जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं कम लागत में और कम हमारे इनपुट में हम लोग अच्छी पैदावार कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोटे अनाज के जो हमने फ़ायदे बताए, स्वास्थ्यवर्धक भी है और साथ ही साथ भविष्य की मांग भी है कि इसको हम लोग प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ करके उत्पादकता में ध्यान न दें, केवल क्वालिटी पे ध्यान दें, तो शुरुआत अच्छी कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में जैसा कि आपने बताया कि जो प्राकृतिक खेती के जो घटक हैं, तो सर हम ये और विस्तार से जानना चाहेंगे कि जो इसके घटक हैं उनसे हमारे किसानों को क्या लाभ हैं और ये स्वास्थ्य के लिए कितना अनुकूल है, और प्राकृतिक खेती से मोटे अनाज के लिए ये घटक कितने फ़ायदेमंद हैं। देखिए सर, ये सबसे बढ़िया विषय है, क्योंकि हम लोग जब प्राकृतिक खेती करने जाते हैं तो ये हमें नहीं पता होता है कि हमको करना क्या है। किसानों के बीच का सबसे बड़ा भ्रम, तो हम उनको बताएंगे। अपने पास अगर एक गाय है तो आज ये दावा किया जा रहा है, जो अच्छे किसान हैं, जो बड़े वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस पे काम किया है कि अगर एक गाय आपके पास है तो 25 से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। हम कहते हैं इसको भी भूल जाइए। सबसे पहला काम जो प्राकृतिक खेती का होता है वो गाय के गोबर और गोमूत्र आधारित होता है। इसमें हमारी लागत क्या है, 0 है। उसके साथ साथ गुड़, बेसन, गाय का दूध, गाय का गोबर, और इन्हीं चीज़ों से मिल करके हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैविक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं, कि जिससे हम लोग इस खेती को कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है कि हम लोग बीज का शोधन कैसे करेंगे। तो बीज के शोधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीजामृत बनाते हैं। बीजामृत में भी हम लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा चूना इस्तेमाल करते हैं और पानी। इसको हम लोग, बड़ी लंबी विधि है लेकिन हम लोग इसको विस्तार से कभी फिर चर्चा करेंगे। जब बीज का शोधन हो जाता है तो ये बात आती है कि हम लोग मिट्टी में क्या डालेंगे। तो मिट्टी में डालने के लिए हमारे पास घनामृत है, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के पहले मिट्टी को उस तरीके से अनुकूल बनाना ज़रूरी है कि मिट्टी उस तरीके से रिस्पॉन्स कर पाए किसी फसल को। तो घनामृत हो गया। इसके बाद आपका आता है जीवामृत, जो कि हम लोग फसल पे भी छिड़काव करते हैं, मिट्टी में भी छिड़काव करते हैं। जीवामृत आपका गाय के गोबर, गोमूत्र और गुड़, बेसन और मिट्टी से मिलकर के बना हुआ है। फिर आता है आपका पंचगव्य। पंचगव्य में थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है। लेकिन उसमें हम लोग गाय का गोबर, गोमूत्र और आपका देसी घी और दही और दूध के साथ में इसको मिला करके बनाते हैं। सर समय की कमी है, और लेकिन हम संक्षेप में ही, जो हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनको शुरुआती दौर में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये जानकारी हम आपका पहुंचाना चाहेंगे अपने किसान भाइयों तक। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको यही कहा कि अपने घर के पास जो छोटी भी ज़मीन है, जिसमें आप लोग खेती में सब्जी लगाते हैं, फल लगाते हैं, बागवानी लगाते हैं, या हमने आपको बताया कि 2, 4, 10 कट्ठे में, 1 एकड़ में ही आप करिए, और शुरुआत में अपने परिवार के लिए केवल करिए, धीरे धीरे करिए। और जो मैंने आपको बताया, बीजामृत, पंचगव्य, जीवामृत, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप एक्सपर्ट की सहायता से अपने बगल में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या और संस्थान हैं, वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के इसकी शुरुआत करिए। कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी उपज नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छा भोजन आपकी थाली में ज़रूर आएगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि आपकी थाली में अच्छा भोजन जरूर आएगा आपके थोड़े से प्रयास से। और प्राकृतिक खेती, हम किसान भाइयों, समय की मांग है, और आने वाला जो समय है उसमें हमें प्राकृतिक तौर तरीकों और खेती पर लौटना ही होगा। तो इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, मछली पालन अब सिर्फ तालाब और पोखरों तक सीमित नहीं रह गया है। बायोफ्लॉक सिस्टम, जी हाँ, आपने सही सुना, बायोफ्लॉक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम टैंक में मछली पालन करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कम पानी और कम जगह में मछली पालन किया जाता है। यही जाहिर सी बात है कि पानी की आवश्यकता कम होती है तो बिजली का खर्चा भी कम होता है। इससे बायोफ्लॉक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम कम समय में, कम लागत में और साथ ही श्रम की भी बचत करते हैं। तो जानेंगे कैसे कि बायोफ्लॉक सिस्टम द्वारा मछली पालन का निर्माण और प्रबंधन कैसे किया जाए, हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार शर्मा जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम सशक्त भारत की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हमारी 70% आबादी अर्थात हमारे किसान अन्नदाता सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। अब छोटे जगह जिन किसानों के पास है, आज हम मछली पालन की बात करते हैं कि जिन किसानों के पास छोटे जगह है, कम जगह है, तो उनके लिए मछली पालन एक समस्या, इच्छा है लेकिन समस्या बन जाती है कि जगह छोटे हैं, कैसे करें। तो तकनीक ने विकसित, वैज्ञानिकों ने हमारे तकनीक को विकसित किया और एक नई तकनीक आई बायोफ्लॉक। तो किसान भाइयों, बायोफ्लॉक क्या है? उच्च संचय दर पर मछली पालन हेतु बायोफ्लॉक का निर्माण एवं प्रबंधन, इस विषय पर हम बात करते हैं। और हमारे साथ
कृषि विज्ञान केंद्र माधवपुर पश्चिमी चंपारण के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले हम इसमें बायोफ्लॉक पर जो बात करते हैं, चूँकि हमने पहले ही कहा सर कि जिन किसानों के पास कम ज़मीन है, इच्छा अधिक है मत्स्य पालन से जुड़ने की, तो वो नहीं जुड़ पाते थे। और निश्चित रूप से बायोफ्लॉक पे जिस तरह से हमने बात की है, देखा है कि एक कम भूमि में अधिक आमदनी का जरिया है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बायोफ्लॉक क्या है सर। देखिए, अभी आपने जैसे चर्चा की कि भूमि की उपलब्धता उतनी नहीं है, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ में परिवारों का विभाजन हो रहा है, साथ साथ भूमि का विभाजन भी हो रहा है, तो किसानों के पास में कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। और इस कम होती हुई कृषि योग्य भूमि पर एक चैलेंज है किसानों के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी कि किस प्रकार से उत्पादकता बढ़ाई जाए प्रति हेक्टेयर। और भारत सरकार ने अभी एक लक्ष्य भी डिसाइड किया है कि 2024-25 तक मछली पालन का जो कुल उत्पादन है हमारे भारत देश के अंदर, वो 22 मिलियन मीट्रिक टन होना चाहिए। वर्तमान में ये लगभग 16 मिलियन मीट्रिक टन है। तो इसको बढ़ाने के लिए कम ऐसी तकनीकियों का समावेश करना होगा, जिन तकनीकियों के माध्यम से कम भूमि पर, कम लागत पर और कम लेबर खर्च पर जो है अधिक उत्पादन किसान भाइयों को मिल सके। इसी श्रेणी के अंदर ये बायोफ्लॉक सिस्टम है। बायोफ्लॉक एक ऐसी तकनीक है जिसमें टैंक के माध्यम से, एक निश्चित आकार के टैंक के माध्यम से एक निश्चित तरीके की प्रजाति की मछलियों का चयन करके और कल्चर किया जाता है। और इस कल्चर के माध्यम से किसान, जैसे एक टैंक है, एक टैंक के माध्यम में जो है 6 महीने के अंदर लगभग 1 से 1.5 टन जो है प्रोडक्शन ले सकता है। और उतना प्रोडक्शन अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल परंपरागत खेती में लेना हो तो उसके लिए लगभग जो है 1 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो ये बड़े फ़ायदे की जो है एक तकनीकी है जो विकसित हुई है, जिसका उपयोग करके किसान भाई अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये तकनीक सर किस तरह से किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है, मतलब क्या उसका तरीका क्या होगा? जी, ये देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। बायोफ्लॉक पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो बायोफ्लॉक टैंक्स बनाने होंगे। ये बायोफ्लॉक टैंक्स जो सीमेंटेड भी हो सकते हैं या आयरन फ्रेम के अंदर तिरपाल लगा करके प्लास्टिक का, और नीचे फ्लोर उसका सीमेंटेड करके और उसके माध्यम से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो टैंक है, इनका डायामीटर 4 मीटर होना चाहिए, एक निश्चित आकार का। तो 4 मीटर डायामीटर के अंदर लगभग 1.5 मीटर की हाइट के साथ में। और इस तकनीक में जब ये टैंक आप तैयार कर लेंगे तो सबसे पहले किसान भाइयों को क्या करना है कि इसको वॉश कर देना है अच्छे से। वॉश करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अगर मान लीजिए कोई उसके अंदर जीवाणु है, रोगाणु है, तो वो नष्ट हो जाएंगे। और वॉश करने के बावजूद उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देना है धूप में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 50% उसको पानी से भर के और उसके अंदर प्रोबायोटिक्स डालना पड़ेगा। प्रोबायोटिक्स क्या है? ये एक्चुअली माइक्रोब्स हैं। ये माइक्रोब क्या करते हैं कि इसके जो पानी की क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हैं। और इस प्रोबायोटिक के साथ में मोलासेज भी मिलाना होगा किसान भाइयों को। तो मोलासेज क्या है? ये बेसिकली ब्लैक जगरी जिसको बोलते हैं, काला गुड़। उस काले गुड़ को क्या करना है कि थोड़ा पानी डाल करके उसको गर्म कर लेना है, और गर्म करके जो उसका पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को प्रोबायोटिक के साथ मिक्स करके उसमें थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट चूना भी डाल सकते हैं। उसको जब ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा तो इसको किसी गिलास या मग की सहायता से पानी की सतह पर फेंक देना है। जब ये पानी की सतह पर डाल देंगे तो किसान देखेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर उसके ऊपर एक फ्लोक जनरेट हो जाएगा। फ्लोक यानी जीवाणुओं की लेयर तैयार हो जाएगी। ये जीवाणु बेसिकली क्या करते हैं कि जो मछली का अपशिष्ट पदार्थ है और जो अनयूज्ड फीड है, जैसे मछली को हमने भोजन दिया, जो मछली भोजन नहीं खा पाई वो नीचे जा कर के बैठ जाता है तली में, और नीचे बैठ कर के डिकम्पोज होने के बाद अमोनिया जैसी गैसेज, जो विषैली गैसेज है, जो मछलियों को के जीवन के लिए खतरा है, उस तरीके की गैसेज उत्पन्न करती है। तो ये जो जीवाणु हैं, ये जो फ्लोक तैयार हुआ है, ये उसके अंदर नाइट्रोजन, अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के साथ साथ आखिरी तौर पर नाइट्रोजन में बदल देता है। इसमें बेसिकली नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु हैं वो योगदान करते हैं।
सर, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि तकनीक है, नई तकनीक है, सरकार इसमें किस प्रकार से सहायता प्रदान करे, चूँकि सरकारी सहायता ऐड की ज़रूरत पड़ती है, खास करके वैसे किसानों को जो पूंजी से कमज़ोर हैं, तो क्या है उसमें? जी बिल्कुल, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देके पूछी है। हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को इसमें सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसमें क्या है कि ये 5 साल के लिए चलाई गई योजना है, जिसका कुल जो जिसका अनुमोदन हुआ है जिस राशि का, वो 20,050 करोड़ रुपया है। और इस 20,050 करोड़ रुपये में से बायोफ्लॉक को प्रमोट करने के लिए निश्चित कंपोनेंट, सब कंपोनेंट बनाए गए हैं। उसमें क्या है कि जैसे कोई किसान भाई या कोई व्यवसायी बड़ी बायोफ्लॉक टैंक की यूनिट बनाना चाहता है, तो उसमें 50 लाख रुपये तक का प्रपोजल सबमिट कर सकता है सरकार के माध्यम से, अपनी राज्य सरकार के माध्यम से। और वो राज्य सरकार के माध्यम से जब केंद्र सरकार के पास जाएगा, अगर मान लीजिए वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है, तो उस केस में अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के द्वारा प्रपोजल सबमिट किया गया है, तो 40% तक का उसको अनुदान भारत सरकार द्वारा मिल जाएगा। समय कम है सर, एक छोटा सा सवाल कि इसमें किस प्रकार कौन सी वैरायटी का मछली पालन कर सकते हैं जो बेहतर होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है, क्योंकि देखिए बायोफ्लॉक टैंक में जगह कम है और उत्पादन अधिक लेना है, तो उसमें पालने के लिए उस प्रकार की मछली का चयन करना होगा जो अधिक घनत्व पर सर्वाइव कर सके, जो थोड़ी बहुत पानी की क्वालिटी अगर ख़राब भी हो जाती है उसको भी सहन कर सके। तो इस प्रकार की मछलियों में अगर मैं बात करूं तो तिलापिया मछली जो है अभी वो इसके लिए उपयुक्त है। पंगास मछली ये भी इस तरीके के पालन के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं जो है तो आपका कोई कार्प भी इसके लिए उपयुक्त है, कॉमन कार्प का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ प्रजातियाँ हैं जिनका बायोफ्लॉक टैंक के माध्यम से कल्चर किया जा सकता है, पालन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, देखा कैसे प्राकृतिक खेती द्वारा मोटे अनाज की खेती करें और साथ ही कितना आसान हो गया बायोफ्लॉक सिस्टम द्वारा मछली पालन करना। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई और अहम जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।